Hello students, I am Dr. Deepshikha Acharya from Sagar Group of Institution. In this video, I am going to tell you about laser and its properties. Laser is a very important topic of modern physics and it is based on the principle of quantum mechanics. So, आप सभी ने लेज़र लाइट को देखा हुआ है और उसको देखने के बाद आपने उसकी बहुत सारी विशेषताओं को नोट भी किया होगा. इन्हीं के आधार पर हम लेज़र को एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं. वी कैन डिफाइन लेज़र as a coherent monochromatic intense beam of light with minimum divergence. लेज़र एक ऐसी लाइट है या लेज़र डिवाइस है किस तरह की लाइट प्रोड्यूस होती है जो कि कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और इसका डाइवर्जेंस भी नेग्लिजिबल होता है जो हमें लेज़र को देखने पर भी पता चलता है. लेज़र स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. उसका कारण यही है कि लेज़र में एंगुलर डेविएशन यानी कि डाइवर्जेंस मिनिमम होता है. लेज़र कोहेरेंट होती है. अब यहाँ पर कोहेरेंट शब्द को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर उसके पहले एक और छोटी सी चीज़, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ में हम कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक को एक्सप्लेन कर ही रहे हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि लेज़र का जो एक्चुअल प्रिंसिपल है जो क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस हैं या रेडिएशन है, जब तक उसका स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता एनर्जी का तब तक लेज़र प्रोड्यूस नहीं हो सकती. ठीक है, तो हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र. लेज़र की प्रॉपर्टीज़ उसकी डेफिनेशन में इंक्लूड होने वाले शब्द या लेज़र को डिफाइन करने वाले थिंग्स से बनी हुई है. तो पहली प्रॉपर्टी है लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है. कोहेरेंट का मीन्स होता है इफ़ टू और मोर वेव्स हैव इन सेम फेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेस डिफरेंस देन दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स. अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही फेस में चल रही हैं या उनके बीच फेस डिफरेंस अगर है भी तो वो हमेशा सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी अगर समान है तो वो कोहेरेंट कहलाती हैं. लेज़र के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है. अगर जो लाइट सोर्स है वो ऐसी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो कोहेरेंट वेव जनरेट करती है तो वो लेज़र कभी भी नहीं हो सकती. अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेज़र की, लेज़र इज़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. As you know that laser is coherent and coherent means same frequency. If a light have same frequency then automatically it have same wavelength. So same wavelength light beams are called monochromatic. Every wave of a laser beam have minimum wavelength change. That means उनके बीच लगभग समान वेवलेंथ होती है, इसीलिए उन्हें हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं. यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक से कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं कि सेम कलर लाइट आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक, बट इट इज़ अ हाफली करेक्ट स्टेटमेंट. इफ वी टॉकिंग अबाउट विजिबल लेज़र देन इट इज़ ट्रू दैट सेम कलर waves are called monochromatic, but laser can also be invisible. As you know that electromagnetic wave spectrum में visible light एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है. तो अगर हम इस तरह से बात करें तो हम ये जानते हैं कि इसके अलावा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का पार्ट है, यानी कि लाइट रेज हो सकती हैं और लेज़र इंफ्रारेड रीजन के बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत यूज़फुल भी होते हैं. तो अगर हम उस कंडीशन में बात करें तो कलर तो होगा ही नहीं इंफ्रारेड की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे, लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है और मोनोक्रोमेटिक का मीन्स होता है सेम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ चेंज लाइट वेव्स अगर किसी लाइट बीम में हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक कहलाती. उसके अलावा एंगुलर डेविएशन जो होता है लेज़र लाइट का वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए लेज़र बहुत लंबी डिस्टेंस तक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है. लेज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रेट होती है कि हम अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस भी लेज़र की सहायता से फाइंड कर सकते हैं. इसी के कारण लेज़र की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा होती है. अब बात करते हैं डिफरेंट एटॉमिक ट्रांजिशंस की, यानी कि लेज़र के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था लेज़र वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बट it is a type of emission. So before emission there are two processes also which are important. There are two different atomic transitions are also important in a system to produce laser light. These are absorption of radiation and spontaneous emission of radiation. अब ये तीनों होते क्या हैं. एब्जॉर्प्शन का मीन्स एब्जॉर्ब करना. तो व्हेन एन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट एंड इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एंड जम्प टू द हायर एनर्जी स्टेट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए
एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। और अगर एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में है देन इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। Now come to the second condition, spontaneous emission. When an atom in excited state, the lifetime of excited state is not very long. It is approx 10 to the power minus 8 second. So during this period, electron is in the higher energy state, but this period is very small. So after completing this time, electron automatically jump towards the ground state. If it comes towards the ground state, it release the excess energy because जितनी एनर्जी उसने ली है एब्जॉर्ब की है वो उसे रिलीज करनी ही पड़ेगी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए. सो इट रिलीज द एक्सेस एनर्जी विच इज इक्वल टू द energy difference of the two energy states. In this process, if the energy released in the form of radiation in photon, then it is called spontaneous emission of radiation. Now we come to the most important condition, which is stimulated emission of radiation. स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मैं यहाँ पर तीनों तरह के ट्रांजिशन आपको दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन, फोटोन रिलीज हुआ, और उसके अलावा अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की. थर्ड कंडीशन यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज अ इंड्यूस्ड कंडीशन विच इज़ नॉट हैपन in the system suddenly or automatically. It is induced by the external energy source or other photon when an electron is in excited energy state and it is stimulated by a photon. उस फोटोन की स्पेशलिटी ये होती है कि उसकी एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए. अगर इस कंडीशन को फॉलो करने वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को जो कि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में है उसको हिट करता है यानी कि उसे स्टिमुलेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट एंड रिलीज अ फोटोन, क्योंकि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है वो रिलीज करता है. एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इंसिडेंट टू द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड एनीवेयर, सो इट इज ऑल्सो रिलीज in the same manner, and these two photons which are released during this process are coherent in nature. This is the speciality of stimulated emission of radiation and therefore it is very important for laser transition. In short फिर से समझा देती हूँ. जब excited state के किसी इलेक्ट्रॉन को कोई फोटोन हिट करता है जिसके कारण दो एनर्जी फोटोन्स रिलीज होते हैं जिनकी डायरेक्शन और फेज सेम होता है, therefore they are called coherent photon. In this condition it's called stimulated emission of radiation. अब ये stimulated emission of radiation के लिए जो मैंने बातें बताई आपको, यहाँ पर वो कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं. क्या होती है कि फोटोन जो है वो सेम फेस में होते हैं. इन्हीं फोटोन्स के कारण आगे लेज़र लाइट जनरेट होती है, यानी कि यही फोटोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अदर कोहेरेंट फोटोन को सिस्टम में जनरेट करने के लिए. और कोहेरेंट फोटोन की इंटेंसिटी बहुत इनफ हो जाती है तब सिस्टम में लेज़र प्रोड्यूस हो सकती है. अब नेसेसिटी कंडीशन स्टिमुलेटेड एमिशन जनरेट करने के लिए, हर सिस्टम में लेज़र प्रोड्यूस नहीं हो सकती. लेज़र के लिए कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन हमेशा जनरेट नहीं हो सकता. देयर आर सर्टेन कंडीशन विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टिमुलेटेड एमिशन. वन ऑफ देम इज़ पॉपुलेशन इन्वर्शन, सेकेंड इज़ पंपिंग, थर्ड इज़ मेटास्टेबल स्टेट. पॉपुलेशन इन्वर्शन मतलब उस स्टेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाना जहाँ से हम लेज़र जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन जनरेट होगा उसका पॉपुलेशन अगर ग्राउंड स्टेट के मुकाबले या लोअर एनर्जी स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है तब कोई कंडीशन कहलाती है पॉपुलेशन इन्वर्शन. इसके लिए एटम को एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाना पड़ता है बहुत रैपिडली. दिस इज़ कॉल्ड पंपिंग, प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कम होने के कारण हम लेज़र सिस्टम में मेटास्टेबल स्टेट्स को जनरेट करते हैं जिनका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक रह सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पॉपुलेशन इन्वर्शन इजीली अचीव हो सकता है. मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम 10 to the power minus 8 सेकेंड के लगभग होता है और मेटास्टेबल स्टेट को सिस्टम में डोपिंग की सहायता से क्रिएट किया जाता है. नाउ फाइनल कंडीशन, लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम बात करें तो लेज़र के स्कीमेटिक डायग्राम, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि लेज़र जनरेट करने के लिए सिस्टम में इन तीनों कंडीशन को अगर हमने अचीव कर लिया, यानी कि हमने डोपिंग कर दी तो मेटास्टेबल स्टेट जनरेट हो गई, रेगुलर पंपिंग कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव हो गया, और देन हमने स्टिमुलेटेड एमिशन किया तो लेज़र प्रोड्यूस हो सकती है. तो इसको बनाने के लिए हमारे पास तीन जो एक्चुअल कंडीशन रिक्वायर्ड हैं वो हमें देखना पड़ेगी. सिस्टम में जो सिस्टम है लेज़र का उसको कहते हैं एक्टिव मीडियम.
जहाँ पर जिन एटम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के कारण लेज़र प्रोड्यूस हो रही है वो कहलाता है एक्टिव मीडियम। जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम पंप कहते हैं, और लेज़र में जो कोहेरेंट फोटोन स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण जनरेट होते हैं लेज़र प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम में, उनको रोकने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। बेसिकली ऑप्टिकल रेजोनेटर्स 2 प्लेन पैरेलल मिरर्स हैं। वन मिरर इज़ फुली पॉलिश्ड एंड अदर इज़ पार्शियली पॉलिश्ड। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।